हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको केमिस्ट्री में कुछ बेसिक केमिस्ट्री सिखाई थी। लाइक उसमें मैंने आपको राउंडिंग ऑफ सिखाया था, एसआई यूनिट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। ये मैंने अपने बात करी थी अपन सबने मिलके। तो अब अपन आज के वीडियो लेक्चर और आज से मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि अपन धीरे धीरे मूल कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो अपन अब बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, कि नेक्स्ट अपना टॉपिक मैंने डाल दिया है, जैसा कि आपको पता है सामने डाला हुआ है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स वी स्टार्ट। कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए क्या होता है कि आपको जैसा छोटा आपने 11th क्लास के अंदर कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी। रिएक्शंस आपने पढ़ी थी, उनमें आपने ये देखा था कि H2 और O2 मिलकर वाटर बनाते हैं H2O, C प्लस O2 मिलकर CO2 बनता है। तो वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्लियर? अब जब भी कोई केमिकल का कॉम्बिनेशन होता है और कोई एक कंपाउंड नया बनता है, तो वहां पर कुछ लॉज फॉलो किए जाते हैं। क्लियर? वो लॉज कौन कौन से होते हैं, उन सारे लॉज को अपन कंबाइंडली फॉर्म में बोल रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज अपन उन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैं आपको कौन कौन से लॉ पढ़ाने वाला हूं। पहला मैं पढ़ाऊंगा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्रपोर्शन। एंड फोर्थ लॉ में आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ गैल्यूसेक लॉ, बोल सकते हैं अपन, गैल्यूसेक लॉ। वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, गैस के वॉल्यूम से। ये चार लॉ पढ़ने के बाद जो फिर और नेक्स्ट लॉ बचते हैं, एवोगाद्रो लॉ बचता है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो अपनी मोल कॉन्सेप्ट की होगी, वहां अपन उस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है? तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, पहला अपना लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ दिया था फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन लेवोइजियर। किसने दिया था? फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन लेवोइजियर ने दिया था। और इस लॉ को उन्होंने दिया था, ईयर था 1789। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मास है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर आप कंजर्वेशन के बारे में अगर जानते हैं, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना, यानी कि कोई भी लॉस मत होने देना। क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है, मैं आपको लिख देता हूं कि ड्यूरिंग केमिकल और फिजिकल चेंज, ड्यूरिंग केमिकल और फिजिकल चेंज, द मास ऑफ रिएक्टेंट should be equal to the mass of products। यही तो एक लॉ हुआ करता था जिसके बेस पे अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया करते थे।
किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया करते थे? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जितना रिएक्टेंट आपने लिया है प्रोडक्ट भी उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने दही जमाने के लिए दूध लिया, 1 kg दूध लिया और दही जो है वो आपका 1.5 kg हो गया, 1.5 kg हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि किसी भी केमिकल चेंज में या फिजिकल चेंज में मास रिएक्टेंट का जो है वो शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसे कुछ लॉ है। देखिए आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है बिकॉज क्योंकि अभी अपन थ्योरी पार्ट पे आ रहे हैं केवल, क्लियर। लेकिन जब मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, आपने 9th क्लास में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मोल के बारे में लिया होगा, यहां आपको मोल बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। फुल अपन कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर लेकिन आपको वो चीजें सीखने से पहले, देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो साइंस अगर आपने लिए तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आपको इन चीजों का बेसिक परफेक्ट आना चाहिए। होता क्या है कि जो बच्चे इस टाइम पे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं, सीधा अपन तो सब मोल कॉन्सेप्ट ही उठाते हैं। अपन तो सीधा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, मैं मानता हूं पढ़ लेते हैं वो, लेकिन जितने डीप में मैं आपको स्टडी करवाने वाला हूं उतने डीप में वो लोग नहीं पहुंच सकते। आप इस बात को समझिए, नॉर्मल सी बात है। अगर आपको बहुत अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शंस, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको डिटेल में पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है कि सर हमको तो एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक एक चीज पे अपन डिबेट कर सके, ऐसा समझ में आना चाहिए अपन को, तो उसके लिए तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन कि ड्यूरिंग केमिकल और फिजिकल चेंज मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट जो है उनका मास जो है वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं उसमें। इन चीजों के जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो के बीच बीच में मिल रहे होंगे। क्लियर? तो अपन बात करते हैं, जैसे अपने पास C+O2 है, C+O2 CO2, तो इन दोनों का जो मास है वो इसके मास के बराबर होता है। क्लियर? इसका मास और इसका मास क्या होता है? बराबर होता है। ऐसा नहीं होता कि इसका मास और इसका मास जो है वो बराबर ना हो, या फिर इसका मास ज्यादा हो इसका मास कम हो। क्लियर? इस लॉ को अपन ये बोल सकते हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज। ये भी बोला जा सकता है कि मैटर जो है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना क्रिएट हो सकता है किसी भी केमिकल और फिजिकल चेंज के टाइम पे। क्लियर? ये भी आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट इस डेफिनेशन को। चलिए, तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो लॉ है, इस लॉ को अपन एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं और वो है लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी। ध्यान रखना, लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी के नाम से भी कभी कभार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो कंफ्यूज ना हो। इसी का नाम जो है ये इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी इसको बोल सकते हैं अपन। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, इसको आप NaCl के साथ मिक्स करेंगे तो यहां पर एक व्हाइट पीपीटी बनेगा। ये 10th क्लास में भी थी रिएक्शन, और यहां बनेगा AgCl, व्हाइट पीपीटी बनता है ये, और NaNO3। सर आपने ये वाला एग्जांपल क्यों दिया? सर आप C+O2 वाला दे तो चुके थे। ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये AIPMT 2008 में पूछा गया है, क्योंकि ये जो रिएक्शन थी ये एक एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट को अपन लैंडोल्ट के नाम से जानते हैं, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने के लिए लैंडोल्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था? सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाकर ये व्हाइट पीपीटी देखा था, और दोनों के मास को इसने क्या किया था? मेजर किया था। तो यहां पर क्या हुआ था कि जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके मास के इक्वल आया था? प्रोडक्ट के मास के इक्वल आया था। वहां से ये प्रूफ होता है कि हमेशा
रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। तो सेकंड मेथड है अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्लियर? देखिए ये जो लॉ है मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये जो लॉ है ये जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। क्या नाम है? जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। देखिए बहुत सारे बच्चे इन चीजों पे बिल्कुल बेसिकली ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि बड़ा थ्योरी का चैप्टर है, क्या समझ। लेकिन आपको बता दूं इस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। क्लियर? तो जोसेफ एल प्राउस्ट ने 1799 के अंदर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन दिया था। इस लॉ को अपन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? दिस लॉ इज नोन ऑल्सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है वो समझिए। अब प्योर केमिकल कंपाउंड, ठीक है, always contains the same element combined together in fixed ratio of their weights whatever its method of preparation may be। क्लियर? अभी तक आपको क्लियरली समझ में नहीं आया होगा कि क्या लिख दिया सर ये आपने, लेकिन अब देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं इसके पीछे। अब वो कहानी सुनिएगा। आपको कहानी क्या है ये तो मैंने मिटा देता हूं केवल। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा और नोट्स भी आपके साथ जो है चल रहे हैं बिल्कुल साथ साथ वीडियो में। ठीक है? जोसेफ एल प्राउस्ट जो थे इन्होंने क्या किया, कॉपर कार्बोनेट लिया। मैं कॉपर कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेता हूं, CuCO3। ये कॉपर कार्बोनेट है CuCO3। इसमें इन्होंने क्या किया देखिए, इसमें कॉपर है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तीन चीजें हैं इसमें। क्लियर? इन्होंने इसको अर्थ क्रस्ट में से निकाला। कहां से निकाला? अर्थ क्रस्ट से, जमीन से खोद के इन्होंने इसको निकाला। मिनरल है ये कॉपर कार्बोनेट जो है। तो उन्होंने देखा कि टोटल जब इसका वेट किया तो उसमें तीन चीजें थी, कॉपर था, कार्बन था और ऑक्सीजन था। तो उन्होंने देखा कि ये 1.9% था। कितना था? 51.9% था। ये आपका 9.1% था, या फिर ये 51.7 था, और ये आपका 9.3% था, और ये आपका 39% था। 100 होगा, चेक करने एक बार। 7 और 3 10 एंड 51 और 9 60 61। ओके, तो ये इस तरीके से जब इन्होंने क्या किया, इसको अर्थ क्रस्ट में से निकाला, तो इसका जो मास था, इसका जो वेट था, अच्छा वेट और मास में डिफरेंस भी आपको मैं समझाने वाला हूं। 51.7%, 39%, 9.3% इसका जो वेट है वो इस तरीके से इन्होंने देखा। फिर उन्होंने क्या किया, ये तो अर्थ क्रस्ट में से निकला, फिर उन्होंने क्या किया, इसको आर्टिफिशियली बनाया। आर्टिफिशियल मींस लैब में बनाया। जब इन्होंने लैब में बनाया तो देखा इसका वेट फिर से 51.7% निकला, इसका 39% निकला और इसका वापस 9.3% निकला। यानी कि चाहे इन्होंने इसको अर्थ क्रस्ट में से ढूंढा, चाहे इन्होंने इसको आर्टिफिशियली बनाया, इसका जो वेट परसेंटेज था वो दोनों में सेम था। तो अब समझिए क्या कह रहे हैं कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड, अब समझिए इसको, अब आएगा मजा आपको समझने में। एक प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट। ये CO3 जो है वो प्योर अपने पास एक कंपाउंड है और यहां पर सेम एलिमेंट इसके पास है, लाइक कॉपर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो में देखिए किस रेशो में देख सकते हैं आप, 1:1:3। एक कॉपर है, एक कार्बन है और 3 क्या है, ऑक्सीजन है। रेशो ऑफ देयर वेट्स, ठीक है, वॉट एवर इट्स मेथड प्रिपरेशन में भी, चाहे इसको बनाने का तरीका कुछ भी हो। देखिए पहले इसने अर्थ क्रस्ट से निकाला था, बाद में आर्टिफिशियली बनाया, या फिर और किसी तरीके से बनाया हुआ होता, तो भी इनका जो वेट परसेंटेज है वो क्या होता, फिक्स्ड होता। यही अपना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ क्या था, कांस्टेंट कंपोजिशन है। यानी कि जो किसी भी प्योर सब्सटेंस के अंदर, CuCO3 के अंदर जो आपका वेट कंपोजिशन है, चाहे आप उसको किसी भी मेथड से बनाइए, वो आपका सेम रहने वाला है। ये है अपना लॉ ऑफ केमिकल कांस्टेंट कंपोजिशन। तीसरा अपना लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
ये जो लॉ है ये बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट डाल्टन जी ने दिया था 1803 में। डाल्टन के बारे में तो ये मान लो कि केमिस्ट्री में डाल्टन का बहुत 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 बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो अपन देखेंगे चैप्टर्स के साथ साथ। अब इस लॉ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और पढ़ के फिर समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? When two elements combine to form more than one compounds, जब दो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं कि केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में बात, कोई भी बहुत सारे और भी कंपाउंड हो सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी हो सकता है। आपने देखा होगा NH4 सुना है आपने, NH4, और आपने NH3 भी सुना है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH3 भी बना रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH4 भी बना रहे हैं। क्लियर? कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहे हैं, और कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं। तो यही तो बात है कि जब दो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर भी बनाते हैं। और क्या पता है बच्चों आपको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड और बनाते हैं, जिस कंपाउंड को अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है और वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी अपन डिटेल में। ठीक है, धीरे 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 सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर भी बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं लॉ को। देन द मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। देखिए जब वाटर बनता है ना तो हाइड्रोजन लिया जाता है 2 ग्राम। कितना लिया जाता है? 2 ग्राम लिया जाता है। और ऑक्सीजन लिया जाता है 16 ग्राम। क्लियर? और जब हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है तो हाइड्रोजन लिया जाता है वापस 2 ग्राम, बट ऑक्सीजन लिया जाता है 32 ग्राम। तो ये 16 और 2 18, ये बनता है आपका 18 ग्राम, और ये 32 प्लस 2 ये बनता है 34 ग्राम। क्लियर? तो ये कह रहा है कि अब देखिए इसमें किसका मास फिक्स हुआ? हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया। देन द मासेज ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद फिक्स्ड मास। फिक्स्ड मास, किसके फिक्स्ड मास की बात कर रहे हैं अपन? हाइड्रोजन। हमने इस वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया है। फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, तो यानी कि ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है, यानी कि वन ऑफ द एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन व्हिच कंबाइन विद हाइड्रोजन ऑफ द अदर एलिमेंट, यानी कि फिक्स्ड मास ऑफ द हाइड्रोजन आर इन सिंपल होल नंबर रेशो। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि सिंपल होल नंबर रेशो क्या होता है। तो देखिए सिंपल होल नंबर रेशो का मतलब है 1:2, 1:3, 2:1, 1:2:3, इनको बोलते हैं सिंपल होल नंबर रेशो। क्लियर? तो देखिए मतलब क्या है, ये लॉ क्या कहता है कि अगर दो चीजें आपस में कंबाइंड हो रही हैं और एक कंपाउंड बना रही हैं, और अगर वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रही हैं, तो उनमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है, और जो दूसरा एलिमेंट है, तो यहां पर किसका मास फिक्स है? हाइड्रोजन का। और जो दूसरा एलिमेंट है जो फिक्स्ड मास के एलिमेंट से कंबाइंड हो रहा है, उसका मास जो है वो होल नंबर्स के रेशो में चेंज होता है। तो देखिए यहां पर 2 ग्राम 2 ग्राम ये तो फिक्स्ड है। अब दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम। इसका मास कितना है? 32 ग्राम। और आप देखिए कि 16 ग्राम और 32 ग्राम का जो रेशो है वो कितना आ रहा है? 1:2, यानी कि वो होल नंबर के रेशो में चेंज होता चला जाता है अगर इनमें से एक कंपाउंड का जो मास है वो फिक्स है। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन इसी को समझने के लिए। देखिए मैंने यहां पर नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स बनाए हैं। पहला है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और फिफ्थ है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और नाइट्रोजन के वेट को यहां पर फिक्स माना गया है, नाइट्रोजन फिक्स है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन का मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन का वेट जो होता है वो अप्रोक्स 14 होता है, और ऑक्सीजन का वेट जो होता है वो 16 होता है। ये भी पढ़ेंगे अपन कि किसका वेट कितना होता है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए नाइट्रोजन का जो वेट है
वो 14 होता है, ऑक्सीजन का वेट 16 होता है। तो देखिए नाइट्रोजन का वेट फिक्स किया गया है। जब आप N2O बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब आप यहां पर नाइट्रोजन लेंगे प्लस ऑक्सीजन लेंगे और यहां पर आप ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो देखिए जब आप नाइट्रोजन लेंगे तो जब आप N2O बनाएंगे, क्या बनाएंगे, N2O बनाएंगे, तो नाइट्रोजन आपको लेना पड़ेगा 28 ग्राम, क्लियर, और ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा 16 ग्राम। ठीक है सर, नाइट्रोजन का तो 14 होता है, तो बेटा नाइट्रोजन कितने लिए हैं, यहां पर 2 लिए ना, तो नाइट्रोजन 2 लिए तो कितना हो गया, 28 ग्राम हो गया टोटल, क्लियर। अच्छा, अगर आप इसमें NO2 बनाएंगे, NO2 तो इसको लेंगे आप 14 ग्राम और ये लेंगे आप 32 ग्राम। अगर यहां पर भी 2 लिए जाते तो उसी के हिसाब से बढ़ जाता वो, लेकिन नाइट्रोजन फिक्स है, आप चेक कर लो, एक नाइट्रोजन 14 ही लिया है, बस 2 है तो 28 हो रहा है, ताकि एक नाइट्रोजन कितना लिया है, 14 ही लिया है। आप N2O3 बनाते तो ये 28 होता, लेकिन ये फिर 48 लेना पड़ता। अगर आप N2O4 लेते तो ये, आप अगर N2O4 बनाते तो नाइट्रोजन आपको कितना लेना पड़ता, 28 लेना पड़ता, बट ये आपको कितना लेना पड़ता, 64 लेना पड़ता। तो आप देखिए इनका रेशो क्या आ रहा है, इनका रेशो देखिए आप, ये तो सारे फिक्स्ड हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे फिक्स्ड हैं, लेकिन आप यहां देखिए इनका रेशो देखिए, 1 2 3 4 5, 16 1 जा 16, 16 2 जा, मतलब सबको काटिए आप, 32 48 64 80, तो कितना आ गया रेशो, 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो। तीसरा अपना लॉ है, चौथा अपना लॉ है गैल्यूसेक लॉ। इस लॉ को अपन लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट के नाम पे ही इनका लॉ का नाम है गैल्यूसेक लॉ, और इन्होंने इसको 1808 के अंदर दिया था। चलिए अपन बात करते हैं कि लॉ जो है वो क्या कहता है, उसको समझते हैं। बाकी जैसे 3 लॉ अपन ने समझे हैं, When gases react together or produced in a chemical reaction, जब 2 गैस आपस में रिएक्ट करती हैं, तो पहली बात, पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि ये गैल्यूसेक लॉ है, ये केवल और केवल गैसेस के लिए ही वैलिड है। तो मैं 2 गैस ले लेता हूं, एक तो मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन गैस और एक मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन गैस, क्लियर। या फिर चलो, और हाइड्रोजन बहुत देर हो गई, अपन क्लोरीन ले लेते हैं। हाइड्रोजन ले लिया और क्लोरीन ले लिया, और इससे आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, यानी कि 2HCl बनता है, क्लियर। तो इसका मैं 50 ml ले लेता हूं और इसका मैं 50 ml ले लेता हूं, तो ये बनती है 100 ml। यानी कि अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो रेशो आ रहा है 1:1:2। समझ पा रहे हैं आप कैसे आ रहा है रेशो 1:2? 50 50 100, तो 1 1, तो ये इसका दुगना है, तो कितना हो गया 2। तो इनका रेशो कितना आया वॉल्यूम का, क्या है ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का रेशो कितना आया, वॉल्यूम का रेशो आया 1:1:2। चलिए अब हम बात करते हैं, लॉ को पढ़ते हैं कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट होती हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, देन डू सो इन सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर। तो ये आपस में एक दूसरे से जो है वो बहुत सिंपल रेशो के अंदर होती है। सिंपल रेशो का मतलब मैं आपको समझा दूं, सिंपल रेशो का मतलब है कि पॉइंट्स के अंदर नहीं होना चाहिए। सिंपल रेशो का मतलब है 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, इस तरीके से वॉल्यूम टू वन अनदर एक दूसरे के साथ सिंपल रेशो में होती है। एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडेड ऑल गैसेस, और ये हर गैसेस के लिए होता है, ये आपस में ही रेशो में नहीं होती है, ये प्रोडक्ट के साथ भी सेम रेशो में होती हैं। अब यहां देखिए आप, ये 50 है, ये 50 है, 100 है, ठीक है। अब अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन का कोई और दूसरा कंपाउंड भी बनाएंगे कंबाइंड करके दोनों को, तो भी इनके वॉल्यूम का जो रेशो है वो 1:1:2 ही रहेगा ऑलवेज, अगर आप इसको फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, ये चेंज एक ही कंडीशन में होगा, अगर आप इसका टेम्परेचर और प्रेशर बदल देंगे। If you change the temperature and pressure, then the law of combining volume will change. Otherwise, it will not change, because according to law of combining volume, the ratio of gases to the product is always same. Clear? तो इस तरीके से ये अपने लॉ पढ़ा था गैल्यूसेक लॉ। इसको वापस समझ लीजिए कि जब
गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई गैस बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो दोनों तो आपस में कंबाइनिंग फॉर्म में जब होते हैं तो सिंपल रेशो में होते ही हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो भी उनके साथ सिंपल रेशो में होता है। चलिए, ये तो था अपना लॉस के बारे में। अभी भी 2-3 लॉ रह गए हैं, लेकिन अब उन लॉस को मैं स्टार्ट करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें अपन डाल्टन की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। डाल्टन की थ्योरी के बाद मॉडर्न थ्योरी पर आएंगे। मॉडर्न थ्योरी के बाद अपन उसमें बात करेंगे अवोगाद्रो की, अवोगाद्रो लॉ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद उन तीनों की तर्ज पे स्टार्ट हो जाएगा अपना मोल कॉन्सेप्ट, जो केमिस्ट्री की बैकबोन है। अब आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि सर हमें क्लियरली आ गया है, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का बनाऊंगा, नहीं तो आप इसको रिवाइज करिए। क्लियर? थैंक यू।